8 की साइंस जिसमें हम कर रहे हैं 6 चैप्टर जिसका नाम है कंबंशन एंड फ्लेम। चलिए शुरू करते हैं। हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसमें अभी तक क्या है, जो चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी की बुक्स में समरी दी हुई है, हम उसी को करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर इज कॉल्ड कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस हवा में, हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाती है, बर्न कर जाती है, उसे कंबस्टिबल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो फ्यूल होता है वो जल सकता है, इसलिए उसे कंबस्टिबल कहते हैं। फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस एक ही बात है। ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर कंबस्शन। ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जलने के लिए, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलती। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबंशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। जो कंबस्शन की प्रोसेस है उसमें हीट और लाइट जो है बाहर निकलती हैं। तो सकते हो कि जब कोई चीज़ बर्न करती है तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक फ्यूल की, एक ऑक्सीजन की, और दूसरा इग्निशन टेम्परेचर की। मतलब उसे जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर भी वहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन वो टेम्परेचर और साथ में फ्यूल। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है, वो कम से कम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रोसेस होती है जैसे रस्टिंग होता है। रस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन रस्टिंग को कंबंशन नहीं कह सकते। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हीट और लाइट निकलती है इसमें। जो कंबस्शन प्रोसेस होती है उसमें हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है और रोशनी भी निकलती है। तो जो रस्टिंग वाली प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन तो यूज़ होती है। ये एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, लेकिन ना ही इसमें हीट निकलती, ना ही इसमें लाइट निकलती, तो इसलिए रस्टिंग जो है कंबंशन प्रोसेस नहीं बोल सकते। दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम होता है। जो जल जाते हैं वो सब्सटेंस क्या होता है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड। देखिए कोई कहीं पे भी आग लगी होती है तो अगर हम जो उसके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, असेंशियल चीज़ें हैं, अगर उनको हम कम कर दें, रोक दें, तो वहाँ पे फायर को भी रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे कहीं पे आग लगी हुई है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद होते ही आग भी बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, आग को हम रोक सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमारे चैप्टर में दो चीज़ें और दी हुई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल जो आग लगती है किसी भी चीज़ पे, कपड़े पे या किसी चीज़ पे, तो आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो, ठीक है, उसे कंबल से लपेट दो या कुछ और कर दो। लेकिन पानी डालने से भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, वो कॉन्टैक्ट जो बंद हो जाता है ऑक्सीजन का आग के साथ। इसी तरह से अगर इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उनमें आग लगी हुई है तो पानी का यूज़ नहीं करना है, तब CO2 का यूज़ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। CO2 क्या करता है, CO2 ब्लैंकेट का काम करता है। CO2 उन सभी चीज़ों को ब्लैंकेट की तरह ढक लेता है और ऑक्सीजन का जो उनसे कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनसे आग मतलब बंद हो जाती है, उनमें लगी हुई आग, तो इसलिए CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और CO2 को सिलेंडर्स में बंद किया जाता है, सिलेंडर से वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, छोड़ा जाता है जहाँ पे आग लगी होती है। इसी तरह से जहाँ तेल पे आग लगी हुई है, तेल की कोई चीज़ है, सपोज़ कोई टैंक है उसमें आग लग गई, तो पानी इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाटर जो होता है हैवियर होता है। जब भी आप तेल को पानी में डालेंगे या पानी को तेल में डालेंगे तो 2 लेयर बन जाएंगी, ऊपर हमेशा तेल होगा, क्योंकि जो तेल है वो लाइटर है कंपेयर टू वाटर। तो वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल्स। ये मैंने कारण बता दिया कि क्यों यूज़ नहीं होता है वाटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में और ऑयल में। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल्स पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू में कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्यूल की, उसको हम किलो जूल पर किलोग्राम में, किलो जूल पर किलोग्राम में हम मेजर करते हैं या फिर डिनोट करते हैं इस तरह से।
अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। देखिए, जब भी हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या वुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का, तो उसमें क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो हमारी एयर को पोल्यूट तो करते ही हैं, साथ में हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा वगैरह है वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। कंप्लीट कंबंशन ऑफ ए फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, इनकम्प्लीट अगर कंबंशन होगा किसी भी फ्यूल का, मतलब आधा जलेगा आधा रह जाएगा या फिर जलते हुए बहुत सारा धुआं निकालेगा, तो वो इनकम्प्लीट कंबंशन है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी बहुत खतरनाक होता है। इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ईंधन को जलाते हुए, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग से लिंक किया गया है, क्योंकि CO2 ही ऐसी है जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वहाँ से बहुत सारी बर्फ़ पिघल कर नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। तो देखिए कितने सारे इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी खतरनाक है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो भी हमारे लिए खतरनाक है ना। कार्बन जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो भी हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोयल, डीजल एंड पेट्रोल कॉजेज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल्स। जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं, जैसे कोयल को या डीजल को या पेट्रोल को, तो ऑक्साइड्स निकलते हैं किसके, SN के, सल्फर और नाइट्रोजन के। ठीक है, सल्फर अलग से याद करना, नाइट्रोजन अलग से, या सल्फर ऑक्साइड्स या नाइट्रस ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि हमारे लिए भी और साथ में क्रॉप्स के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी, सॉइल के लिए, सब के लिए ख़तरनाक है ये। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन इसको सिर्फ बंद करना ही इलाज नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जलाने के लिए। ठीक है, अभी उसको भी देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशंस सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन एटसेट्रा। देखिए, जल्दी से आग पकड़ लेना या बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेना या एक्सप्लोजन होना, ये कई तरह के कंबशन होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। देर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। कई तरह के जोन्स होते हैं फ्लेम के, जो आग लगती है उसके, मतलब जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो बहुत सारे जोन्स होते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करो तो आपको पता चले क्या क्वेश्चन क्या आते हैं इस पे। इस डायग्राम में देखिए, जो आपका आउटर जोन है वो कंबंशन हो रहा है, ये ब्लू जोन है। ठीक है, ये हॉटेस्ट पार्ट है इसका, जब फ्लेम जल रही है जो दिख रही है। जो मॉडरेट हॉट होता है वो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो लीस्ट हॉट होता है वो येलो होता है। मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबंशन वो येलो होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये वाले जोन होते हैं, और जो इनर जोन होता है, अनबर्न्ट वैक्स जहाँ रह जाती है, वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जो मिडिल पार्ट है जो आधा जल रहा है वो येलो है, और जो आउटर जोन है वो कंप्लीट कंबंशन होता है वो ब्लू कलर का है। तो इस तरह से आप इनको याद कर लेना, ब्लू, येलो और ब्लैक, BYB। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक। आउटर जोन कंप्लीट कंबंशन, मिडिल जोन पार्शियल कंबंशन, और इनर वाला है अनबर्न्ट जोन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन आइडियल फ्यूल इज चीप, रैपिडली रेडियली अवेलेबल, रेडिली कंबस्टिबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रेजिड्यू दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो हमारी आइडियल फ्यूल होता है, जो बहुत ही अच्छा फ्यूल जिसे मानते हैं, वो बहुत सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जल्दी से जल जाना चाहिए, ईजी ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज एंड रेजिड्यू, इसके जब जलाते हैं तो कोई रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए, कोई बाद में कोई चीज़ नहीं बचनी चाहिए, कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सके। इतनी सारी चीज़ें हैं, होना ये चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी ईंधन जो है आइडियल नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे लड़की को बोलते हैं ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और ऐसी कोई लड़की नहीं होती है ना। ऐसे ही लड़कों को बोलते हैं ऐसा पति होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो ऐसा करे वैसा करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह से जो फ्यूल होता है वैसा होता ही नहीं है।
फ्यूल डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। जो फ्यूल है वो किस में अलग होता है, वो अपनी एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों में अलग होता है। कोई भी फ्यूल जो है सेम नहीं होते, नहीं उनकी एफिशिएंसी दो फ्यूल की सेम होती, नहीं उनकी कॉस्ट सेम होती। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल की एफिशिएंसी होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस की जाती है, किलोग्राम किलोजूल पर किलोग्राम के तरीके से भी एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो जिसमें हमने पूरे चैप्टर को लगभग समरी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी तरीके से कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को हमेशा पढ़ना, क्योंकि उसी के बेस पे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब उन्हीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।